हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एपिडेमोलॉजी ऑफ डेंगू फीवर इन द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं डेंगू फीवर यानी कि डेंगू डिजीज़ के बारे में क्या होती है। तो ये एक तरह की कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो कम्युनिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा केसेस डेंगू के देखने को मिलते हैं। ठीक है, किसकी वजह से कोज होती है? तो डेंगू जो डिज़ीज़ है डेंगू वायरस की वजह से, एक तरह की फ्लेवी वायरस ग्रुप का एक स्पीसीज होती है डेंगू वायरस, जो कि एक तरह का आरएनए वायरस है। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। तो ये जो वायरस होता है ये प्रेजेंट होता है इन्फेक्टेड एक तरह की स्पीसीज होती है मॉस्किटो की, एडीज एजिप्टी मॉस्किटो के अंदर, और वहीं से वो मॉस्किटो डिजीज़ को ट्रांसमिट करता है ह्यूमंस के अंदर। ठीक है, अब ये डेंगू क्या है? एक इन्फेक्शन है, हाईली इन्फेक्शन डिजीज़ है जो कि डेंगू वायरस के द्वारा कोज होती है और स्प्रेड होती है ह्यूमन बींग्स में बाय द एडिस एजिप्टी मॉस्किटो के द्वारा। और ये जो फीवर है डेंगू वायरस के द्वारा कोज होता है, जिसको बोलते हैं डेंगू फीवर। और इट इज़ ऑल्सो कोल्ड, इसको हम बोल सकते हैं, ये कहलाता है ब्रेक बोन फीवर। जो डेंगू डिजीज़ है वो क्या कहलाती है? ब्रेक बोन फीवर। ठीक है, सबसे पहले एक जनरली बात करते हैं कि किस तरीके से कोज होती है। तो जब भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, कोई डेंगू डिजीज़ का कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसके अंदर डेंगू डिजीज़ प्रेजेंट है, तो उस पर्सन को यदि ये एडिस एजिप्टी मॉस्किटो बाइट करता है, तो बाइट करने से उसके ब्लड, उस पेशेंट के ब्लड के थ्रू वो डेंगू वायरस मॉस्किटो के अंदर ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, जब भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन है डेंगू का, अगर ये एडीज एजिप्टी मॉस्किटो उस इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है, तो बाइट करने से उसके ब्लड को सक करता है, और ब्लड को सक करने से उसके ब्लड में जो डेंगू वायरस प्रेजेंट है वो डेंगू वायरस उस इन्फेक्टेड ह्यूमन से मॉस्किटो के अंदर ट्रांसमिट हो जाता है ब्लड के थ्रू। ठीक है, और वही अगर इन्फेक्टेड मॉस्किटो, ठीक है, जिसने उस पर्सन को बाइट किया था और डेंगू वायरस उसके अंदर ट्रांसमिट हो गया था, अब वही इन्फेक्टेड मॉस्किटो जिसके अंदर डेंगू वायरस प्रेजेंट है वो यदि किसी नॉर्मल हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा, तो बाइट करने से उस डेंगू वायरस को वो उस नॉर्मल हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसमिट कर देगा। तो इस तरीके से नॉर्मल हेल्दी पर्सन में डेंगू वायरस का ट्रांसमिशन होगा और वो वायरस डिजीज़ कोज करेगा बॉडी के अंदर। ठीक है, अब इसके एपिडेमोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करते हैं। तो जो डेंगू इन्फेक्शन है किसी भी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को या किसी स्पेसिफिक जेंडर्स को अफेक्ट नहीं कर सकती, किसी भी एज ग्रुप्स को, चाहे कोई इन्फेंट्स हो, चिल्ड्रन हो, या फिर कोई ओल्ड एज पर्सन हो, किसी को सिमिलरली तरीके से अफेक्ट कर सकती है। और दोनों जेंडर्स को, चाहे मेल हो या फीमेल हो, कोई भी एक पर्टिकुलर जेंडर को अफेक्ट ना करके सभी तरह के एज ग्रुप्स या दोनों जेंडर्स को अफेक्ट कर सकती है। अब इसके एपिडेमोलॉजी की बात करें, पॉइंट्स की इंपोर्टेंट, तो 2008 के अंदर इस डिजीज़ के 12,561 केसेस देखने को मिले थे और 18 डेथ्स हुई थी डेंगू की वजह से, रिपोर्ट की गई थी। ठीक है, अब हम देखें कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या है इसके, कहाँ पर किस कम्युनिटी के अंदर ये डिजीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है, जहाँ पर लेक ऑफ हाउसिंग प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, ओवर क्राउडिंग एनवायरनमेंट रहता है, पुअर सैनिटेशन की, जैसे विलेज एरियाज़ होते हैं या रूरल एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर इस तरीके के डेंगू के केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ज़्यादा रिस्क होता है इन्फेक्शन का। ठीक है, क्योंकि ओवर क्राउडिंग एनवायरनमेंट में और पुअर सैनिटेशन में, जहाँ पर प्रॉपरली एक क्लियर वाटर सप्लाई नहीं होती है, पुअर सैनिटेशन की कंडीशन रहती है, तो उस कम्युनिटी एरिया के अंदर इस डिजीज़ के केसेस ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो डेंगू से रिलेटेड जो रेस्पॉन्सिबल जो मॉस्किटो है वहाँ पर ज़्यादा डेवलप होंगे। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द स्टडी, एक स्टडी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो अबाउट 20 एडिस मॉस्किटो इन द 100 हाउसेस इज़ एनफ फॉर स्प्रेडिंग डेंगू इन्फेक्शन। एक स्टडी के अनुसार लिखा गया है कि 100 हाउसेस के अंदर 20 एडिस मॉस्किटो सफिशियंट है डेंगू इन्फेक्शन स्प्रेड करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें, तो इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका 4 to 6 डेज़। ठीक है, फर्स्ट टाइम पर
जब पहले दिन पर जब डेंगू वायरस, जब कोई एडिस मॉस्किटो बाइट करेगा किसी नॉर्मल हेल्दी पर्सन को, वो डेंगू वायरस को ट्रांसमिट करेगा उसकी बॉडी में, तो उस दिन से लेकर अबाउट 4 to 6 डेज़ के अंदर इसके सिम्टम्स दिखाई देंगे। फर्स्ट सिम्टम वो कहलाता है इंक्यूबेशन पीरियड। तो इस डेंगू डिजीज़ का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 4 to 6 डेज़। अब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, साइन एंड सिम्टम्स की बात कर रहे थे, तो डेंगू डिजीज़ की जो सिम्टम्स है उसको अलग अलग स्टेजेस के अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर सकते हैं। सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले फीवर इंक्रीज़ होता है बॉडी के अंदर, फीवर की कंडीशन देखने को मिलती है। उसके बाद ये एक माइल्ड सिम्टम है, ठीक है। उसके बाद कुछ दिनों बाद में अगर सीवियर कंडीशन में ट्रांसमिट होगी डेंगू डिजीज़, तो सीवियर कंडीशन में क्या होगा, हेमरेज होने लग जाएगा, वहाँ पर इंटरनल ब्लीडिंग होने लग जाएगी। अब इंटरनल ब्लीडिंग होने लग जाएगी स्टार्ट वहाँ पर, तो प्रॉपरली जो ऑर्गन्स है, जो टिश्यू सेल्स है, वहाँ पर प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी, बॉडी के अंदर हाइपोक्सिया कंडीशन हो जाएगी, शॉक की कंडीशन हो जाएगी, और डायरेक्टली अगर प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो डायरेक्टली शॉक के बाद में डेथ की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं डेंगू फीवर की कंडीशन होगी, जिसके अंदर सडन हाई फीवर इंक्रीज होगा, वीकनेस देखने को मिलेगी, फैटिक की कंडीशन देखने को मिलेगी, टायर्डनेस मिलेगी देखने को, एंड पेन इन द मसल्स एंड जॉइंट्स और मसल्स के अंदर पेन डेवलप हो जाएगा। अब वहीं पर बात करते हैं, अगर डेंगू डिजीज़ अगर प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, रिकवरी नहीं हो पाती है, तो उसके बाद में इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी विद द फीवर। अब इंटरनल ब्लीडिंग के अंदर क्या होगा, वही इस स्टेज के अंदर हाई एंड कंटिन्यूस फीवर देखने को मिलेगा, जो कि 2 से 7 दिन तक कंटिन्यू फीवर रह सकता है, ठीक है। हेमरेज से रिलेटेड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, पर पूरा मतलब कि जो इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से स्किन के ऊपर रैशेज देखने को मिलेंगे, रेड रैशेज, ठीक है, ड्यू टू इंटरनल ब्लीडिंग। उसके साथ में एपिस्टेक्सिस मतलब कि नोज ब्लीडिंग, हेमेटामेसिस, एपिस्टेक्सिस मतलब कि नोज ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, हेमेटामेसिस मतलब कि ब्लड इन वॉमिटिंग, एंड मेलेना ब्लड इन स्टूल, ठीक है। उसके साथ में डेंगू के एक स्पेसिफिक सिम्टम की बात करें तो बॉडी के अंदर जो प्लेटलेट्स होती है, ठीक है, प्लेटलेट सेल्स होती है प्लाज्मा के अंदर, उसकी जो नॉर्मल क्वांटिटी होती है 1,50,000 से लेके 4,50,000 के बीच में। तो अगर इस प्लेटलेट्स की क्वांटिटी अगर रेड्यूस हो जाए, 50,000 से कम होने लग जाए, तो उस टाइम पर उस कंडीशन को बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो ये प्लेटलेट्स क्या करती है, क्लॉट का फॉर्मेशन करती है, तो इस वजह से क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा प्लेटलेट रेड्यूस होने की वजह से, जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। हेमरेज की कंडीशन देखने को मिलेगी। अब उसके बाद में बात करते हैं, अगर इस तरीके से हेमरेज रेगुलर रहता है, कंटिन्यूस रहता है बॉडी के अंदर, तो डेंगू शॉक की कंडीशन देखने को मिलेगी वहाँ पर। ऑल साइन ऑफ डेंगू फीवर एंड डेंगू हेमरेज प्रेजेंट, वहाँ पर डेंगू फीवर से रिलेटेड सभी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, फीवर, फैटिक की कंडीशन, ठीक है। उसके बाद में अगर रेगुलर रहता है हेमरेज, लगातार इंटरनल ब्लीडिंग लगातार रहती है बॉडी के अंदर, तो वहाँ पर लो पल्स, बीपी फॉल होने लग जाएगी, बाय द 20 mm ऑफ एच, स्किन कोल्ड हो जाएगी, और बॉडी क्या चल जाएगी, शॉक के अंदर चल जाएगी और डायरेक्टली डेथ, ठीक है। ये होते हैं इसके स्पेसिफिक सिम्टम्स। अब डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें कि कौन कौन से ऐसे लेबोरेटरी डायग्नोसिस है जिसके ज़रिए डेंगू डिजीज़ को कंफर्म किया जा सकता है, तो बाय द साइन एंड सिम्टम्स, अकॉर्डिंग टू द साइन एंड सिम्टम्स, जो भी स्पेसिफिक सिम्टम्स है उसके अकॉर्डिंग डेंगू डिजीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड बाय द फिजिकल एग्जामिनेशन एंड सीरोलॉजिकल टेस्ट, जो फिजिकल एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग डिजीज़ को कंफर्म कर सकते हैं, और जो सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है, सीरम से रिलेटेड जो टेस्ट किए जाते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट, वायरस को कल्चर किया जाता है, और कंप्लीट ब्लड काउंट के जरिए वहाँ पर प्लेटलेट्स की क्वांटिटी डिटेक्ट की जाती है, ठीक है। उसके बाद में इसके मैनेजमेंट की बात करें कि कौन कौन से मैनेजमेंट है, किस तरीके से डिजीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और क्या ट्रीटमेंट है डिजीज़ का। तो डेंगू डिजीज़ का कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है डिजीज़ के अंदर। जो भी सिम्टम्स है उन सिम्टम्स को ड्रग्स के ज़रिए, मेडिसिन के ज़रिए रिड्यूस किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले एंटीपायरेटिक ड्रग्स दी जाती है, फीवर को कम किया जाता है, कोल्ड स्पजिंग प्रोवाइड की जाती है,
अगर बॉडी में फ्लूइड की रेड्यूसिटी हो रही है तो वहाँ पर आईवी फ्लूइड्स प्रोवाइड किया जाता है। अगर ब्लड की कमी है तो वहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन अकॉर्डिंग टू द नीड, जितनी ज़रूरत हो उतना ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया जाता है। कंप्लीट रेस्ट के लिए बोला जाता है। और वहीं पर हम प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करें, प्रिवेंशंस की बात करें, तो जो रेस्पॉन्सिबल जो मॉस्किटो है उसको कंट्रोल किया जाएगा। जो भी कम्युनिटी के अंदर अगर रूरल जो एरियाज़ है वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है डिजीज़, तो प्रॉपरली सैनिटाइज प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ पर कंट्रोल किया जाएगा मॉस्किटो को। और ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स है जिसके ज़रिए डिजीज़ के केसेस को कम कर सकते हैं हम। ठीक है, जैसे मॉस्किटो नेट को अप्लाई किया जाना चाहिए, यूज़ किया जाना चाहिए, जिसकी वजह से जो मॉस्किटो बाइट नहीं करे किसी भी नॉर्मल हेल्दी पर्सन को। और इसके डेंगू डिजीज़ के लिए कोई भी वैक्सीनेशन डेवलप नहीं की गई अभी, तो इसका जो प्रोटेक्शन ही इसका ट्रीटमेंट माना जाता है। ठीक है, ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था एपिडेमोलॉजी ऑफ डेंगू फीवर डिजीज़ के बारे में। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो मुझे लाइक करके कमेंट करके बताना। थैंक यू।